हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEPMN एग्ज़ाम पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं BTC फर्स्ट सेमेस्टर में, तो काफ़ी सारी बाल विकास में मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं हैं जिन्हें याद करना आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टफ वर्क है। और मुझे पता है कि काफ़ी कठिन काम है, मैं भी कर रहा हूँ तो काफ़ी कठिन है। तो मैंने क्या किया है कि इनको एक सिंपल वे में आप इसे ट्रिक बोल सकते हैं या फिर आप इसे एज अ निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। कोई 20 से ऐसा नाम मिल जाना उसमें कि आपके आंखों के सामने अगर ऑप्शन में आता है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत याद करने में आपकी पावर अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, तो फिर आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं भैया। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, लेट्स गो। चलिए, तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नंबर 1 से। देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा। जैसे बात हम करेंगे क्रो और क्रो की, तो आपको याद होगा बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे। एक कहानी है जो हम लोग बचपन से स्टार्ट करते हैं और सुनते कब तक हैं, जब तक हम लोग परिपक्व नहीं हो जाते। मतलब जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं तो हम लोगों को घर वाले नहीं बोलते हैं, वरना वो यही बोलते रहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। या फिर एक आपको बताएगा कि जब कौवा वो प्यासा होता है तो उसमें गुट्टी डाल डाल के और पानी को ऊपर ले आकर पीता है, तो बताते हैं कि तुम भी मेहनत करो, तुम भी धीरे धीरे लगे रहो, अपने एफर्ट्स देते रहो, तो एक दिन तुम भी सक्सेस हो जाओगे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है क्रो और क्रो कि इनकी कहानी हम लोगों को बचपन से ही सुनाई जाती है। तो पूछा बाल विकास क्या है, तो बाल विकास के लिए इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला कि गर्भकाल से या गर्भावस्था से, इन्होंने बोला कि गर्भकाल से लेकर के कहाँ तक का, किशोरावस्था के प्रारंभ तक, जब हम लोग थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तब तक हम लोग ये कहानी सुनते रहेंगे कौवे वाली। किशोरावस्था के प्रारंभ तक, इतने समय तक जो भी हमारे विकास का अध्ययन किया जाता है वो सारा बाल विकास होता है। तो क्रो एंड क्रो कैसे याद रखेंगे कि गर्भकाल से बाल पैदा होने के बाद ही बात है, तो आपको गर्भकाल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। गर्भकाल से लेकर के अपने मैच्योरिटी यानी किशोरावस्था के प्रारंभ तक, इतने समय तक का विकास जो है वो बाल विकास कहलाता है। किसके हिसाब से, क्रो एंड क्रो के हिसाब से। और क्रो क्रो से कौवे वाली कहानी याद रखेंगे जो हम लोग छोटे से लेकर के यानी गर्भकाल के बाद, पैदा होने के बाद से लेकर मैच्योरिटी तक सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं सेकंड कैसे याद करेंगे। अब देखिएगा जरा, कोल एंड ब्रश कैसे याद करेंगे। आपको चारकोल पता है क्या भाई? चारकोल वाला एक वो आता है कोलगेट का फ्लेवर, चारकोल आता है, ब्लैक कलर का निकलता है। ठीक है, तो आपके कोई बच्चा है बाल्यावस्था में, उसके बच्चों के दांतों में कैविटी लगी है। आपको पता है बच्चों के भाई दांतों में कैविटी लगती है बाल्यावस्था में ज़्यादा तक। तो बाल्यावस्था में किसी बच्चे के दांत में कैविटी लगी थी, ऐसे आपको सिर्फ मैं रिलेट करा रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इसमें इसको सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, और ये ब्रश भी है। तो उस डॉक्टर ने उससे बोला कि आपको चारकोल वाला कोलगेट और ब्रश यूज करना है। उसके माइंड में आया कि चारकोल मतलब ब्लैक कलर का कोयला, और ब्रश से कोयला करना है, तो मतलब उसको लगा कि बहुत अनोखा सा कॉम्बिनेशन इसने बताया है। तो अनोखा एक बताइए, अच्छा आप ये कॉम्बिनेशन आपको अनोखा लगा कि नहीं लगा? आपसे कोई बोल दे कि आपको कोल करना है यानी कोयला करना है ब्रश के साथ, तो आप बोलेंगे तो बड़ा अनोखी बात बता दी इसने। तो आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने बोला? कोल और ब्रश ने। तो ये भैया बाल्यावस्था में आपकी कैविटी लगती है, पहली चीज़। तो आपको चारकोल वाला और ब्रश, ये आपको ये बताया कि आप कोल वाला, जो चारकोल वाला टूथब्रश आता है, टूथपेस्ट, वो और ब्रश से उसको करेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो आपको याद रखना बाल्यावस्था में कैविटी लगी तो बड़ा अनोखा काल, मतलब अनोखा कॉम्बिनेशन उसने बताया कि यार ब्रश से चारकोल करो। ठीक है, याद रखेंगे। आई होप आपको भैया याद हो रहा होगा। अभी आपको लग भी रहा होगा कि अगर याद नहीं हो रहा है तो बाद में मैं आपसे पूछूंगा, आप बता देंगे 100%। सबको समझ में आ जाता है। एक जो आपकी माइंड में अमूर्त बुद्धि चलती है वो अनकॉन्शियस माइंड सब कुछ सेव करता रहता है। चलो, यहाँ पे किल पैट्रिक की बात हो रही है। अब आप बताओ, किल पैट्रिक बात हो रही है किल की, आप किसी को मारने तक की बात कब बोलोगे? छोटे बच्चे नहीं होते एकदम, जब बाल्यावस्था काल में ही होते हैं और दो बच्चों की लड़ाई हो जाए तब देखो कि मिलो सारे बाहर, तुम्हें मारेंगे, फाड़ देंगे, धर देंगे, ये सब नहीं बोलते हैं। तो छोटे में बाल्यावस्था में दोनों के बीच में भैया एक चीज़ हो जाता है, क्या हो जाता है? कंपटीशन टाइप का, रिवेंज बन जाता है धीरे धीरे, वो ईर्ष्या हो जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिद्वंदिता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रतिद्वंदी होता है उसी से तो हम लड़ाई करते हैं, अपोनेंट जो होता है। तो प्रतिद्वंदिता का
का काल किसने बोला है? किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल। प्रतिद्वंदी आपका जब होगा तो आप उसे क्या करोगे कि भैया तुम्हें मैं किल कर दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, टेढ़ा कर दूंगा मारते मारते, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना है किल से क्या याद रखेंगे कि प्रतिद्वंदिता का काल। ठीक है, कोशिश करिएगा याद रहे। थोड़ा सा एफर्ट आपको देना पड़ेगा भाई, कोई सेम टू सेम चीज़ें आपको नहीं रट पाएंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब देखो, जब आपसे कोई बोलता है कि काम करो, ये रास लिखा है, ठीक है, रॉस ऐसे लिखा है, लेकिन हिंदी में कैसे होता है? रास। ठीक, अब ये भी क्या होता है, बाल्यावस्था के बारे में जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनको बताया जाता है कि आओ तुम्हें एक रास की बात बताएं, एक राज की बात बताएं। इस तरीके से इसको थोड़ा सा रिलेट कर लो। तो राज की बात उन्हें क्या बताई जाती है कि यार तुम भगवान हो, पता है, तुम भगवान हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम बड़े होकर के आतंक ही मचा दोगे, वगैरह वगैरह चीज़ें उसको बताई गई। ठीक है, तो राज की बात का मतलब क्या हुआ, आपको आधी चीज़ें झूठ बताई गई। तो आपको याद रखना है कि ये मिथ्या की अवस्था भी बोला गया। इसे क्या बोला गया? मिथ्या की अवस्था। किसे? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को मिथ्या की अवस्था किसने बोला? रॉस ने बोला। रॉस से आपको राज रिलेट करना है और किसी को आप कोई राज की बात बताना है, क्या हो तुम्हें एक राज की बात बताएं, यार तुम्हारे पास रोल्स रॉयल है, पता है, घर वाले तुम्हें दे नहीं रहे हैं, या तुम्हारे पास BMW है, घर वाले तुम्हें दिखा नहीं रहे, रखी है, वगैरह वगैरह चीज़ें। और आपको पता है कि बाल्यावस्था में बच्चों को भाई चूतिया बनाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं घर वाले, कि तुम स्कूल जाओ लौट के आओगे तो तुम्हें फला चीज़ दिला देंगे। बच्चा स्कूल होके आता है, मिलता है उसे कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट 5 वाली। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये राज की बात बताने के चक्कर में मिथ्या की अवस्था यानी उसे झूठ बता दिया गया और फर्जी उसको स्कूल भेज दिया गया। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। अब देखो, स्टैनले हॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना याद हो जाए, वरना ट्रिक बता रहा हूँ। स्टैनले हॉल का मतलब क्या होता है? आपको हॉल में, किसी बहुत बड़े हॉल में अकेले छोड़ दिया जाए बोलने के लिए। भाई पता आपको, जैसे हॉल होते हैं वहाँ पे, हॉल में आप ऐसा मान लो कि चेयर्स लगी हैं और आपको भाषण देना है। ठीक है, तो आप भाषण जब दोगे तो आपको इतना पता, आप एक मेच्योरिटी वाली अवस्था में होगे, यानी आपकी अवस्था जो होगी वो किशोर वाली होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा तो है नहीं जरा सा बच्चा है उसको छोड़ दिया जाएगा इतने बड़े हॉल में कि दो बेटा भाषण, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप किशोरावस्था में हो, और किशोरावस्था में अगर आपको बहुत बड़े हॉल में अकेले भाषण देने के लिए छोड़ दिया जाए तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होगा, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होगा, तनाव महसूस होगा, आपको बड़ा संघर्ष फील होगा वहाँ पे कि यार ये तो बहुत कठिन जगह मुझे छोड़ दिया, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, आप एकदम नर्वस हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए किशोरावस्था को दबाव की अवस्था, तनाव की अवस्था या संघर्ष की अवस्था, ध्यान से सुनिएगा, संघर्ष की अवस्था कहा गया, किसने बोला ये? तो आप बोलेंगे ये बात स्टैनले हॉल ने बोली, क्योंकि हॉल में किशोर को अकेले छोड़ दिया गया भाषण देने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं याद हो रहा, बट मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस सेट में अगर ये क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने आएंगे, आप 100% बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं कुल्हड़ की बात। कुल्हड़ का हम लोग रिलेशन अगर देखें तो आप बोलेंगे भैया कुल्हड़ से हम लोग मिला सकते हैं कुल्हड़ से। कुल्हड़ आपको पता है चाय पीने वाला होता है जो। अब बताओ, अगर कोई इंसान है चाय कब पीता है जाके कुल्हड़ में, घर से बाहर निकलेगा तो छोटा तो होगा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी किशोर वाली बात हो रही है इसमें भी। तो किशोरावस्था में कोई आदमी घर से बाहर गया चाय पीने, पहले उसने पूछा कि भैया एक काम करिए चाय दीजिए, तो चाय आप मांगोगे तो आप कोशिश करोगे या तो आपको प्लास्टिक वाली गिलास में मिल जाए, ठीक है भाई, या तो आपको प्लास्टिक वाली गिलास में मिल जाए, थोड़ा ध्यान से समझना, या तो आपको प्लास्टिक वाली गिलास में मिल जाए, और या तो आप सोचोगे कि एक काम करो घर पे ही पी लेंगे, तो घर पे मेरे कम से कम स्टील की गिलास है, या तो प्लास्टिक मिल जाती या तो स्टील मिल जाती। आपको रोड पे कुल्हड़ में चाय पीनी पड़ी, ना तो इधर के रह गए ना तो इधर के रह गए। तो इसी तरीके भैया जो किशोरावस्था होती है वो तो ना तो वो बाल्यावस्था बची अब, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है, और ना तो प्रौढ़ावस्था में भी आप आ चुके हो, प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्था है। तो हम क्या बोलेंगे कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की जो अवस्था है, मध्य की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का। आप कुल्हड़ में तभी फंसते हो जब प्लास्टिक और स्टील दोनों ही आपका साथ छोड़ दें, तब आखिरी में आपको कुल्हड़ की चाय पीनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करो, वैसे कुल्हड़ की चाय बेस्ट होती है। तो भैया इसको ऐसे आप समझ लोगे कि किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो परिवर्तन है, ठीक है, उसे बोला जाता है।
तो आप याद रखेंगे कि बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और भैया इधर लिख दो प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और इन दोनों के मध्य में ऐसे करके लिख दो किशोरावस्था। भैया कोई समस्या यहाँ तक? आप बोलेंगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में किशोरावस्था जो संक्रमण परिवर्तन होगा उसे बोला जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेंगे भैया, कुल्हन के बाद किसने क्या बोला। अच्छा वैलेंटाइन, वैलेंटाइन कब दो लोग मनाएंगे आप बताओ। वैलेंटाइंस डे आप सबको याद है कितने तारीख को होता है? कमेंट बॉक्स में सब लोग यही बता देना कि कितने तारीख को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें याद रखनी है कि वैलेंटाइन डे ज़्यादातर भैया किशोर लोग ही तो मनाएंगे, कि ऐसा अब तो बालक भी खैर मना रहे हैं। वैसे हम लोग किशोरावस्था की ही बात करेंगे, ठीक है, बच्चों को भी नहीं मनवाएंगे। तो किशोरावस्था में बोला गया कि वैलेंटाइन डे वही लोग मनाते हैं, वैलेंटाइन सही लिखा है ना मेरा? हाँ, वैलेंटाइन ने बोला कि वही वैलेंटाइन लोग मनाते हैं जिनकी व्यक्तिगत घनिष्ठता या मित्रता जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको याद रखना वैलेंटाइन ने जो बोला कि घनिष्ठता और मित्रता प्रमुख विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की, ठीक है। तो घनिष्ठता और मित्रता प्रमुख विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की। किसने ये बात बोली? वैलेंटाइन ने बोली। तो आपको वैलेंटाइन से ऐसे पता ही चल जाएगा घनिष्ठ मित्र जो होते हैं वही फिर बाद में उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और फिर वैलेंटाइन वही मनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, बाकी किसी अन्य वे में ना लें। चलिए आगे आ जाता है। अब देखो कॉल्सनिक, मैं कोशिश करता हूँ इस कॉल्सनिक को ऐसे याद करने की, देखिएगा एक बार। कॉल्सनिक कि जरा सी कॉल पे आदमी सनक जाए, जरा सी कॉल पे आदमी सनक जाए, उसे कुछ भी बोला गया वो सनक जाए। किसको किसको लेकर के? स्वास्थ्य को लेकर के पहले नंबर पे, और शरीर को लेकर के। इन दो चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता होती है किशोरों में। किसमें? किशोरों में। तो जो किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं होती हैं, ये बताते हैं ये कॉल्सनिक कि किशोरावस्था की उम्र में जो बालक और बालिका है उनको शरीर और स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता होती है। मतलब जरा सी कॉल किसी ने कर दी कि भैया तुम्हारे जो है लक्षण आए हैं थोड़े से टीबी के, और भड़बड़ा जाना एकदम। तो किशोरावस्था बहुत ज़्यादा इस तरीके के संक्रमण चीज़ें, कोरोना में भी देखिए किशोर काफ़ी ज़्यादा भयभीत थे, क्योंकि किशोरों को जीना होता है। वृद्ध जो होते हैं उनको पता होता कि आज नहीं तो कल मेरा टिकट कटना ही है। तो किशोर जो है उनको पता होता कि उनके आगे भी एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। अभी शादी नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना है कि किशोरों के अंदर जो है वो स्वास्थ्य और शरीर को लेकर बहुत अत्यधिक चिंता होती है। किसने ये बात कही? कॉल्सनिक ने कही। आई होप आपको चीज़ें याद हो रही हैं, ठीक है। चलो अगले नंबर पे बात करेंगे हर्बर्ट सोरेनसन की। हर्बर्ट सोरेनसन से आपको एक बात समझना है कि सोरेनसन, सन मतलब बच्चा आ गया, और हर्बर्ट को आप मिला दो कि हर बर्थ, हर बर्थ यानी हर एक जन्म जब बच्चे का होता है एकदम, मान लो बच्चा भी पैदा हुआ तो जो बच्चा तुरंत पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? नवजात शिशु होता है वो, नवजात शिशु। और नवजात शिशु जो है वो एक सॉरेन सन, मतलब एक अच्छा सन बनने तक, मतलब कब तक वो एक अच्छा लड़का बन पा रहा है? जब तक वो थोड़ा परिपक्व हो जाता है, यानी वयस्क होने लगे जब, ठीक है। तो नवजात शिशु जो है वो जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसमें विकास होता रहता है। यही बात उन्होंने बोली कि उन्होंने कहा कि नवजात शिशु का विकास तब तक होता रहता है जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता। याद रहेगा? कैसे याद रखेंगे? हर्बर्ट सोरेनसन, हर एक बच्चा बर्थ में, हर बच्चा बर्थ के समय नवजात शिशु होता है, और नवजात शिशु एक अच्छा सन कब बन पाता है? जब वो अपने माता पिता को प्रोटेक्ट करने लायक है, तो वो वयस्क अवस्था में भी बन पाता है। जब वो वयस्क हो जाता है, कमा के पैसे देगा तो एक अच्छा सन कहलाएगा। तो बात करें तो नवजात शिशु से लेकर के नवजात शिशु का विकास, अभिवृद्धि, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तब तक होती है जब तक कि वह एक वयस्क ना बन जाए। इस तरीके से अगर आपको कथन दिया जाता है, आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए हर्बर्ट सोरेनसन। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। सॉरी।
आगे देखिए भैया, आगे बात करेंगे वुड बर्थ की। वुड बर्थ से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे 3-4 दिए, जिसमें से 2 जो हैं इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने अभी इस क्लास में ले रखे हैं। अब देखो वुड जो होता है या और आपके बर्थ से ही वुड आपका साथ देता है, ये आपको भी पता है। वैसे वुड बर्थ ऐसे लिखा जाएगा जहाँ तक, ठीक है, आपको हिंदी में याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में इनकी स्पेलिंगें पता नहीं क्या ही होंगी। वुड अलग हो गया, वुड बर्थ, ठीक है। वुड बर्थ आपको ऐसे समझना है, आपको वुड याद रखना है लकड़ी, और बर्थ मतलब बचपन से ही आपकी लकड़ी आपका साथ देती है। तो अभी एक इसका आपको पहला वाला तो याद ही रखना है, वो ये होता है कि जो संवेग है, जो संवेग है, संवेग रियलिटी में है क्या? संवेग वही होता है जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा को ही संवेग कहा गया है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये बात बोली वुड बर्थ ने। ये वाला आपको ऐसे ही याद रखना है, बस याद रखना है कि आपका बर्थ से ही वुड आपका साथ देती है। पर ये वाला आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बचपन से ही आपका साथ वुड देगी, ये हमें दूसरे वाले में ट्रिक काम आ जाएगी। पर ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। हो सके तो संवेग की डेफिनेशन यही याद कर लो कि संवेग क्या है, वुड बर्थ के अकॉर्डिंग लिख दो। चलो अगले हम बात करें भैया हरलॉक की। हरलॉक को याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी है, ठीक है। अब देखो ये बात कर रहा है कि हर लॉक, इसे अगर हम सही से लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं, हर लॉक, लॉक ये ऐसे लिख दो, और हर का मतलब हर एक घर में लॉक लगा हो। तो हर इंसान अपने घर में लॉक लगा देता है। अब अच्छा लॉक क्यों लगाता है, किसी को पता है? लॉक इसीलिए लगाता है कि आपके और आपके व्यवहारी के बीच में लड़ाई ना हो जाए। आपका रिश्तेदार बगल में रहता हो, आपका पड़ोसी बगल में रहता हो, और आप लॉक नहीं लगा के गए, कल को आपका फ़ोन गायब हो जाए, आपका शक उस पर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो आपको कैसे याद रखना है, हर लॉक से आपको याद रखना है कि हर घर में लॉक क्यों लगाया जाता है। पहले तो इस बात को समझो, हर घर में लॉक का मतलब है कि सामाजिक विकास की बात करते हैं, समाज की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास। इनके अकॉर्डिंग सामाजिक विकास का अर्थ इन्होंने ये बताया कि सामाजिक जो संबंध हैं, सामाजिक संबंध जो हैं उसमें परिपक्वता लाना, परिपक्वता लाना। इनके हिसाब से जो सामाजिक संबंध है उनमें परिपक्वता लाना ही सामाजिक विकास है। हरलॉक ने क्या बोला कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंध में परिपक्वता लाना है, या परिपक्वता को प्राप्त करना है, या परिपक्वता होना है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सामाजिक विकास का अर्थ क्या इन्होंने बताया, सामाजिक संबंध में परिपक्वता लाना। इन्होंने सोचा कि सामाजिक संबंध जब बहुत अच्छे हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो हर घर में लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको याद रखना, इस बार मान लो ये बिना लॉक के चले गए और इनका फ़ोन गायब हो गया, ठीक है। इस बार ये क्या कह रहे भैया, बिना लॉक के ही चले गए घर से बाहर, ज़्यादा ही खुश थे, और फिर हुआ क्या, इनका फ़ोन गायब हो गया। अब जब इनका फ़ोन गायब हो गया तब इनको अभी आगे पता चलेगा, एक और है इनका, उसमें सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हर घर में लॉक क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सामाजिक लोग जो हैं, जो सामाजिक कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके घर पे चोरी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो हर घर में लॉक लगाना इसीलिए आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आ जाए थोड़ी सी, कि बगल वाला सोचे कि यार इसने लॉक लगा दिया, लग रहा है हम पे शक करता है, तो वो थोड़ा मैच्योर और अपने आप को फील कराए कि नहीं भैया ऐसे हैं नहीं, हम जैसा आप सोच रहे हैं, शक्ल से लगते हैं केवल। चलिए आगे देखते हैं भैया। फिर देखो हर लॉक आ गया, और हर लॉक बैक टू बैक आया है, थोड़ी देर रुक के भी नहीं आया है। अब इसमें हरलॉक ने क्या बोला, हरलॉक ने जैसे उस बारे में बोला कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाना, पर आप सामाजिक परिपक्वता ला कैसे सकते हैं, ये बात भी भाई ने बताई। भाई ने बताया कि भाषा क्या है। भाई भाषा के द्वारा ही आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिना भाषा के क्या आप परिपक्वता ला पाएंगे दो लोगों के बीच में। दो लोग मैच्योर कब होंगे, जब भाषा उनके बीच में एक साधन होगी बातचीत करने का।
तो उन्होंने बोला कि भाषा जो है वो दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है भाई। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाने के लिए भाषा का यूज करना पड़ेगा, दो लोगों के विचार का आदान प्रदान करना पड़ेगा। ये दोनों बातें हरलाख ने कहीं एक साथ में याद कर सकते हो कि अगर हमें सामाजिक परिपक्वता लाना है तो उसके लिए हमें भाषा के द्वारा एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा कि भाई मैं चोर टाइप का नहीं हूँ और आप भी चोर टाइप के हैं क्या। वो बोलेगा नहीं भैया मैं भी नहीं हूँ। तो जब दो लोग चोर नहीं है तो फिर दोनों बिना लॉक के बाहर जा सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। चलिए ये देखिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें मैं कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने इसकी ट्रिक समझी थी पर कुछ अच्छी नहीं थी भाई। डेनिम की जींस आप कब तक पहनेंगे, तो ये तो कभी भी पहन सकते हैं, तो बनाने का कोई इसका वो था नहीं। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि जो सृजनात्मकता, ठीक है, जो सृजनात्मकता होती है इंसान की वो 30 वर्ष तक तो उसके चरम पे होती है। चरम सीमा मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है। और 30 साल के बाद या तो वो घटने लगती है या फिर वो रुक जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं कि आपको ऐसा कुछ करना पड़े, आपको याद ना हो। इसमें है क्या कि जो सृजनात्मकता है आदमी के अंदर, सृजन करने की एबिलिटी है, एक्टिविटी होती है, वो कब तक ज़्यादा होती है, 30 वर्ष तक तो अपने चरम पर होती है। उसके बाद वो या तो घटने लगती है या फिर रुक जाती है सब सिंपल है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ठीक है भाई। तो इसको आपको याद कर लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगानी है। आगे हम बात करें रायबर्न की। राय नाम का कोई लड़का है और वो हो गया है बर्न। अच्छा बताओ, कोई आदमी अगर पहले मान लो अच्छा लगता होगा, जैसा भी लगता होगा नहीं पता है, उसके बाद लेकिन जलने के बाद तो अच्छा नहीं लगेगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप कोशिश क्या करोगे, किसी जले हुए आदमी को सोचोगे कि यार ये पहले जो लगता होगा तो कैसा लगता होगा। यानी यहाँ पे आप कल्पना करोगे कि नहीं करोगे। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो इन्होंने कल्पना का एक नियम बताया। इस तरीके से आपको चीज़ें रिलेट करके याद करनी है कि राय नाम का लड़का अगर बर्न हो गया तो उस पर आप एक कल्पना करोगे। और कल्पना क्या करोगे, उसने बोला, रायबर्न ने बोला कल्पना के लिए कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भैया, जिसके द्वारा हम अपनी नई प्रतिमाओं का प्रयोग करते हैं। कैसे याद रखोगे, मान लो भी वो जल गया और जलने के बाद वो मतलब मैं अब कैसे बताऊं क्या जला कैसा जला, मतलब जलने के बाद कोई इंसान आपको पता है कि वो इतना आपको वैसा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता है हालांकि, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना, जलने के बाद इंसान कैसा अजीब सा लगता है। कई लोग तो भाई जल जाते हैं तो काफ़ी डरावने से भी लगते हैं, लेकिन मैं किसी के लिए वो नहीं बोल रहा हूँ, डरावने लगते हैं। तो आपको पता है कि अगर वो डरावने लग रहे हैं तो वो कल्पना करते हैं कि मैं पहले ऐसा लगता था। वो अपने आप को उस तरीके से मतलब फील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी को अगर जला हुआ देखते हैं और आपसे बताया जाए कि यार ये जलने से पहले बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें आपसे बताई जाएँ, तो फिर आप क्या करोगे, आप कल्पना करोगे और कोशिश करोगे कि अच्छा अगर ये ऐसा लग रहा तो हो सकता है ये ऐसा लगता हो सकता है ये ऐसा लगता हो। कई सारी उसकी नई प्रतिमाओं का सृजन आप करोगे। तो यही बात रायबर्न ने बोली कि जिसके द्वारा हम अपनी नई प्रतिमाओं का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा, कल्पना के द्वारा। तो कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा अपनी नई प्रतिमाओं का सृजन करते हैं या प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अभी चाहे जैसा लग रहा हो, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट अगर आप आफ्टर इट देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदे इससे मिलेंगे। अब देखो, बोरिंग आपको जब फील होता है तब भी आप कल्पना ही करते हो कि काश मेरे पास कैटरीना होती, या काश मेरे पास करीना होगी, काश मेरे पास BMW होती, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप बोरिंग फील करते हो तब आप हमेशा क्या करते हो, कोई वास्तविक चीज़ है बट अभी आपके पास वो नहीं है, और आप वास्तविक से उस अवास्तविक चीज़ का सृजन करने लगोगे, अवास्तविक चीज़ का सृजन करने लगोगे।
मतलब उसे फील करने लगोगे। तो जब आप बोरिंग आपको फील होगा तो आप कल्पना में क्या करते हो, तो आप बताओगे कल्पना वही युक्ति है जिसके द्वारा वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। मतलब रियल में कैटरीना है पर मेरे पास कैटरीना नहीं है, और फिर भी मुझे कैटरीना अभी सोचना है उसके बारे में, अभी बिल्कुल फील कर लेना है। मेरे पास BMW नहीं है पर मुझे अपनी नैनो में BMW देखनी है अभी। तो आप कल्पना करके वो चीज़ इमेजिन करके यूज करते हैं ना, फैंटेसी होती है थोड़ी सी। चलिए, तो इसे बोरिंग से आप याद रखेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अब देखो रॉस फिर से आ गया। रॉस से मैंने आपको क्या बताया था कि रॉस जो था पहले वाले में एक राज्य की बात थी, यानी राज्य में आपको हमेशा मिथ्या बताई जाती है, झूठ बातें बता दी जाती हैं कि तुम्हारे पास BMW है, पापा तुम्हें दे नहीं रहे हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती थी तो वो मिथ्या का काल इन्होंने बाल्यावस्था को बोला था। लेकिन रॉस का जो ये वाला है ये कई बार आया है, तो मैं कोशिश करता हूँ जो कई बार चीज़ें आती हैं उन्हें आप याद ही कर लें। हर जगह ट्रिक आप सोचेंगे वहाँ कर सकते हैं, पर आप कोशिश करो कि सिंपल हो तो याद कर लें। इन्होंने बोला कि जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, याद ही होगा सबको ये वाला, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक ना बना है पहलू है। इन्होंने बोला कि जो चिंतन है वो ज्ञानात्मक क्रिया का जो चिंतन है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो ये वाला आपको कोशिश करिए आप याद रखिए, ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो गेट्स से आ गया। गेट्स को कैसे याद रखेंगे? अब गेट्स को याद रखने के कई सारे तरीके हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसमें ये लगता है कि गेट्स का मतलब अगर आप समझो तो गेट नहीं हो गया आपका दरवाज़ा, जिसे बोलते हैं हम लोग दरवाज़ा, तो आप इसे दरवाज़ा भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने भी चिंतन के बारे में कुछ बताया। इन्होंने बोला कि तर्क जो है वो फलदायक चिंतन ही है। इन्होंने तर्क को चिंतन ही बोला। इन्होंने बोला कि जो तर्क है वो दरअसल में फलदायक चिंतन है, फलदायक चिंतन है। तर्क जो है वो फलदायक चिंतन है। और तर्क द्वारा होता क्या है, अब जिसमें किसी समस्या का समाधान हो जाएगा, किसी समस्या का समाधान अपने पुराने अनुभवों के द्वारा दोगे ना आप, अपने पुराने अनुभवों को नवीन रूप में सम्मिलित करने से आएगा। परेशान ना हो, अभी देखो कैसे याद कराऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, करने से होता है। ध्यान से सुनना क्या बोला इन्होंने। गेट्स का मतलब हुआ दरवाजा। और ये बेटा एक बार तुम दरवाजा खुला छोड़ जाओ। अब तुमने दरवाजा जैसे ही खुला छोड़ दिया तो अभी मैंने आपको हरलाक बताया था। हरलाक में आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाषा और सामाजिक विकास की बात उसने की। तो गेट्स में भी यही, अगर आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो फिर बाद में आपको किसी समस्या का हल करने के लिए अपने पुराने अनुभवों को ही सोचना पड़ेगा। नए अनुभव में आपके सामने उजड़ा हुआ घर होगा, ठीक है, नए में आपको उजड़ा हुआ घर ही मिलेगा। समस्या का आपका समाधान का मतलब ये हुआ कि अब आपका घर तो लुट चुका है, घर में तो आपकी चोरी हो चुकी है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, तर्क लगाओगे वहाँ पे बैठ के कि किसने चुराया होगा, पैर के जूते के निशाने किसके हैं। चिंतन करोगे कि लो मेरा ये चला गया, वो चला गया, इधर का था, ये मेरा था। और किसी समस्या का समाधान ढूंढने के मतलब ये हो गया कि आपकी अब जो समस्याएं हैं, समस्याएं मतलब कि अब आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन था चला गया वो भी, और आपके पास बेड तो मान लो है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं ले गया होगा पर रुपया पैसा तो ले गया। तो अब इन समस्याओं का आप हल ढूंढोगे, क्या करोगे, हल ढूंढोगे। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, याद करने में आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको समझ लेना है। ये सारे व्यक्तित्व के परीक्षण हैं, जिसमें TAT हो गया आपका, इसे हिंदी में बोला जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये वाला। इसको भैया देखो जो CAT होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। रोरसाक धब्बा परीक्षण जो है ये पूरा ही नाम लिखा है। तो इसमें आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछेगा रोरसाक धब्बा परीक्षण में रोरसाक का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हरमन रोरसाक। ये मैंने ले लिया
बीच में, वैसे ये इसमें है नहीं अभी। अगर मैं आपसे टीएटी की बात करता हूँ तो टीएटी आपसे पूछ देगा किसने प्रतिपादित किया, मॉर्गन और मुरे ने, मॉर्गन और मुरे ने। और आपसे सीएटी के बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे लियोपोल्ड बेलाक, लियोपोल्ड बेलाक। तो इन तीनों का आपको नाम याद रखना है, नाम ही आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं, बाकी हैं क्या इनके बारे में थोड़ा सा फिर अगर अगली क्लास में डालता हूँ तो उसमें मैराथन में बता देता हूँ, ठीक है। अभी आपको फ़िलहाल ये बातें याद रखनी है, 1, 2 और 3, इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, बाकी इनके और भी परीक्षण होते हैं जो इसमें मैंने नहीं लिए हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। अब देखिए, मैकडूगल से मुझे एक बात याद आ गई, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया था वुडवर्थ को कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो मैकडूगल ही वह इंसान है जिन्होंने बताया है कि कुल 14 संवेग हैं, यानी 14 संवेग मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 संवेग हैं, ये बात किसने बताई, मैकडूगल ने बताई। याद रखोगे इस बात को, आप बोलेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। इन्होंने मैकडूगल ने एक कल्पना पे भी डेफिनेशन दी, याद कैसे करेंगे इसे ध्यान से सुनो। मैकडूगल का मतलब आपको मैगडी का नाम सुना है, मैगडी, मैगडी में बर्गर और ये वगैरह वगैरह मिलता है, इस तरीके की एक संस्था होती है मैगडी, सभी ने नाम सुना होगा भाई, क्योंकि ये जो है उसमें चलती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैगडी, अब आप सोचो कि कोई इंसान जो रोड पर आपका ठेला लगा करके बर्गर बेच रहा है, सपोज करना, मैं किसी के वो नहीं कर रहा हूँ कि किसी को मैं कंपेयर करा रहा हूँ, इस तरीके से चीज़ नहीं, बस आपको याद कराने के लिए कि कोई इंसान ठेला लगा करके रोड पर खड़ा है और वो सोचे कि मैं मैगडी की तरह बर्गर दे दूँ, कल्पना कर रहा है वो, सिर्फ वो सोच रहा है कि मैं मैगडी की तरह बर्गर बना दूँ। तो आप बताओ, आपको लग रहा है कि ये कोई अप्रत्यक्ष बात है, ये कोई प्रत्यक्ष बात तो है नहीं, ये एकदम इलॉजिकल लग रहा है। आप बताओ, कहीं एसी में बैठ करके आप नॉर्मल चीज़ भी खाओगे अच्छी लगेगी, रोड पे लपट में खड़े होकर के अच्छी चीज़ भी खाओ तो अच्छी लगेगी नहीं वो, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष बातों पर विचार करना ही कल्पना है, अप्रत्यक्ष बातों का विचार करना ही, बातों का जो विचार किया जाता है, तो ये बोलते हैं कि यही कल्पना है। तो मैकडूगल ने एकदम सिंपल डेफिनेशन दी कि मैगडी की चीज़ें, भाई रोड पे खड़ा होकर इंसान सोच रहा है तो वो उसके लिए अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं। अगर आपसे बोला जाए कि वास्तविक से अवास्तविक का सृजन करना, कोई वास्तविक चीज़ है, रियल में है, और उस वास्तविक से आपसे बोला जाए कि किसी अवास्तविक चीज़ का आपको सृजन करना है, तो आपको तुरंत याद आएगा कि भैया मैं जब बोरिंग में फील कर रहा था बैठ के, उस टाइम मैंने ये बात सोची थी, तो बोरिंग ने ये वाला कथन दिया था, आपको याद है ना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे जब अप्रत्यक्ष बातों का हम लोग विचार करेंगे तो उसी को कल्पना बोला जाएगा, ये बात मैकडूगल ने बोली। याद हो गया, चलो आगे पढ़ते हैं भैया। देखो फिर से वुडवर्थ आ गया, और मैंने आपको बताया था वुड और बर्थ हमें कैसे याद रखना है, BIRTH से, वुडवर्थ, ठीक है। अब वुडवर्थ में मैंने आपको बताया था कि छोटे से ही हम कुछ भी करते हैं, लकड़ी ज़्यादा हमें यूज में आती है, पालना मेरा लकड़ी का होता है, और बेड होता है, और खटिया होती है, और एक छोटे में जिन लोगों ने सीखा है उसमें चलना सीखते हैं तो वो एक, अब तो मान लो वो आता है, क्या बोलते हैं यार ये, अब एक दूसरी चीज़ आती है, वो चौकोर सा होता है, पहिए लगे होते हैं, उसे वाकर शायद ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, एक गाड़ा आता था, और वो गाड़ा कैसा होता था, इस टाइप का बना होता था, इस टाइप का, यहाँ पहिया होता था, यहाँ पहिया होता था, आगे पहिया होता था, और यहाँ पे एक ऐसा हैंडल होता, बच्चा इसको पकड़ के चलाता था, इसी से वो चलना सीखता था। इस टाइप की चीज़ें होती थी पहले। तो अब ये सब नहीं आता है, अब इसकी जगह वाकर और वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं। तो हम लकड़ी से ही चलना सीखे, लकड़ी से ही बुढ़ापे में लाठी काम आती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सीखना है वो विकास की प्रक्रिया है। भाई जो हमारा सीखना था वो पूरा जो विकास हुआ वो लकड़ी से ही हुआ, तो ऐसे वुडवर्थ में याद रहेगा। तो इन्होंने बोला कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। तभी मैंने आपसे उतने टाइम बोला था कि वुडवर्थ का अभी तो काम नहीं है, पर वुडवर्थ आपको याद रखना है, ठीक है। उस समय हम लोगों ने वुडवर्थ का याद नहीं रखा, क्योंकि उस पर मैंने आपसे बोला कि वुडवर्थ का आप डायरेक्ट याद ही कर लो, ठीक है। उसमें कोई ट्रिक ऐसा नहीं कि ट्रिक ज़बरदस्ती की बना दी जाए और फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाए आगे। उसमें वुडवर्थ ने क्या बोला था कि जो संवेग होता था वो क्या उत्तेजित दशा होती थी,
ठीक है, इसमें आपको याद रखना। या उसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि संवेग जो उत्तेजित दशा है, और जब आपको पता है कि उत्तेजित व्यक्ति या गुस्से में क्रोध में व्यक्ति हमेशा वुड ढूंढता है कि लकड़ी लाओ, आज इसको जन्म तक का याद दिला देंगे मारते मारते कि कब ये पैदा हुआ था, आज इसको याद आ जाएगा। तो बर्थ से जन्म तक का और वुड से लकड़ी और उत्तेजित अवस्था में व्यक्ति याद करता है, तो संवेग जो है वो उत्तेजित दशा है, आपको वुड बर्थ से याद हो जाएगा। और सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये भी आपको वुड बर्थ से याद हो जाएगा। किसी छोटे से सीखना जितना भी काम है सब लकड़ी से होता है, और विकास भी मेरा पूरा लकड़ी पे ही डिपेंड है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लकड़ी काम आती है। चलो अब देखो स्किनर का नाम पढ़ते ही आप समझ जाओ कि इसमें इसको भी सीखने की ज़रूरत है। स्किन नाम यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको, स्किन का मतलब क्या होता है? त्वचा। भाई स्पेलिंग मत चेक करना कि बिल्कुल सेम वही होनी चाहिए, है वही लेकिन हर जगह नहीं मिलेगी, तो हमें सिर्फ रिलेट करना होता है। स्किनर में स्किन आपने उठा लिया, और कुछ बच्चे होते हैं आपने देखा होगा भाई कि वो आके बगल में बैठेंगे, उसके बाद फिर आपसे कलर मिलाएंगे कि भाई तुम यार ब्राउन हो, तुम्हारे बाल जो हैं वो ऐसे हैं, और तुम्हारी स्किन जो है वो थोड़ी सी काली है, देखो मेरी गोरी है। इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना। इन बच्चों को किसकी ज़रूरत है? अच्छा आप बताओ अपने हिसाब से कि इन बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी इनको सीखना है। इनको सीखना क्या है कि व्यवहार में सामंजस्य कैसे बनाना होता है। क्योंकि आप भाई छोटी छोटी जो टुच्ची हरकतें होती हैं, स्किन वहाँ पे बैठ के स्किन चेक कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी गोरी मेरी काली, और इनकी भैया की पीली है, इनके पीलिया हो गया, इनके खून की कमी हो गई, वगैरह वगैरह बकवास वाली चीज़ें। तो आपको क्या याद रखना है? आपको यहाँ से ये याद रखना है कि स्किनर को भी ज़रूरत किसकी थी? सीखने की। तो उसने बोला कि सीखना जो है, सीखना भैया व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी काला है आपका उसका सामंजस्य मतलब होता है उसके साथ व्यवहार कैसा आपका है, साथ उसका देना कैसा सामंजस्य है आपका, ठीक है। तो सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किन को लेकर के किसी को अगर आप ये सब बोल रहे हैं तो अभी आप इमेच्योर हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आगे आ जाओ भैया। अब देखिए भाई गेट्स और अन्य की बात। तो गेट्स को तो आपको पता ही है, इनका दरवाजा एक बार टूट चुका है, इनके पास एक अनुभव है, बर्बाद हो चुके हैं, ये दरवाज़ा खोल के चले गए थे और सब कुछ इनका लूट भी चुका है। आपको याद होगा अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। इन्होंने क्या बोला था कि तर्क जो है वो एक फलदायक चिंतन होता है, और उसके बाद नए समाधान के लिए नए अनुभवों का प्रयोग किया जाता है, वगैरह वगैरह इन्होंने बोला था। अब क्या हो रहा है कि अब इस बार से इनका दिमाग खुल चुका है, ठीक है, गेट्स। और अब गेट्स ने अन्य लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। अन्य पर भरोसा भी नहीं करता है, ये गेट बंद करके ही जाता है जहाँ जाता है। पहले इन्होंने गेट खुला छोड़ दिया, एक बार ये बर्बाद हो चुके हैं ना, तो इन्होंने सीख लिया है। तो इन्होंने बोला कि जो सीखना है भाई, इनको सीख मिल गई ना उस चीज़ से, जब इनका घर लुट चुका है एक बार, तो इन्होंने बोला कि जो सीखना है दरअसल वो अनुभव जो इनके पास ऑलरेडी है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस हो चुका, दरवाज़ा खुला छोड़ के चोरी करवाने का, अनुभव का, प्रशिक्षण का, इनको शिक्षा भी मिल गई। ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि इनको प्रशिक्षण मिल गया है। इनको अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन है, वही सीखना है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर आपसे बोला जाता है कि यहाँ पे गेट्स ने अन्य लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया है, गेट्स का मतलब जो गेट था वो बंद करके जाने लगे। अब क्यों बंद करके जाने लगे? क्योंकि एक बार इनके यहाँ चोरी हो चुकी। तो अब उससे इन्होंने क्या सीख लिया कि जो अनुभव मिला है मुझे, बैड एक्सपीरियंस, वो मेरी वजह से ही मिला था, और उस अनुभव से इन्होंने प्रशिक्षण यानी शिक्षा प्राप्त कर ली कि व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा और दरवाज़ा बंद करके ही जाना पड़ेगा। खुला दरवाज़ा छोड़ के कहीं जाना नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं करना है, आपको याद रखिएगा भैया। अब देखो क्रो एंड क्रो की कहानी, वही बाल्यावस्था, मैंने आपको शुरुआत में बाल विकास में बताई थी कि कौवे की कहानी। आप गर्भकाल से पैदा होते हैं तो लेकिन हम लोग गर्भकाल याद किया है। गर्भकाल से लेकर जब तक आप परिपक्व अवस्था या किशोरावस्था के प्रारंभ तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक जो भी हम अध्ययन करते हैं सब बाल विकास होता है, ठीक है। अब क्रो एंड क्रो की कहानी से आपने क्या करते हैं भैया? सीखते हैं इससे। तो सीखना, इन्होंने भी सीखने के लिए बोला। इन्होंने क्या बोला इस पर थोड़ा सा ध्यान रखो। क्रो एंड क्रो भाई सीखना, याद है ना आपको, सीखा है हम लोगों ने इनसे। कोई क्रो एंड क्रो को हम लोग कौवे से मिला रहे हैं, पर ये नाम है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, याद करने के लिए मैं इसे कौवे से मैच कर सकता हूँ कि क्रो का मतलब कौवा होता है। तो कौवे की कहानी हम लोगों ने छोटे से पढ़ी।
तो उन्होंने क्या बोला कि भैया जो सीखना है, सीखना दरअसल आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्ति का अर्जन है। कि अगर ये सारी चीज़ें एक जगह पे अर्जित कर दी जाए तो हम बोलेंगे कि यही है सीखना। सीखना का मतलब क्या है? आपको आदतों को सीखना है, ज्ञान लेना है और वृत्ति को सीखना है। इन सबको जब आप एक साथ सीख रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, लर्निंग मोड में हैं आप। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना, क्रो एंड क्रो कहानी से ही हमने सीखा है कुछ, उससे हम उनकी आदतों से उसके सीखा, उसका ज्ञान देखा कि भाई उसमें गिट्टी डाल के कैसे पानी ऊपर ले आता है। सबने कहानी सुन रखी है ना ये वाली? हाँ, तो ये याद रखना, कहानी सबने सुन रखी है। अब देखो वॉलिस और रॉबर्ट्स, बहुत ध्यान से सुनना भाई, याद हो जाएगा गारंटी से। रॉबर्ट्स नाम का एक लड़का है, रॉबर्ट नाम होता है ना, रॉबर्ट सबको पता नाम होता है। रॉबर्ट नाम का एक लड़का है और इसके जूते गंदे हो गए हैं। अब तुम ध्यान से सुनना, 10 बेवकूफ़ लोगों को खड़ा करो या फिर 10 पढ़े लिखे लोगों को खड़ा कर दो, और 10 बेवकूफ़ को खड़ा करो, एक पढ़ा लिखा खड़ा करो उसमें, तब मजा आएगी। 11 लोग हो गए। अब 11 लोगों से बोलो कि जूते ये गंदे हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाए। तो जो 10 बेवकूफ़ लोग हैं, मैक्सिमम चांस होंगे अगर उनको 500-500 रुपये दे दिए जाए, बोलेंगे नए जूते ले लो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन वो जो एक इंसान है वो बोलेगा एक काम कराओ, पॉलिश करा लो पॉलिश करा लो, नए हो जाएंगे जूते। तो आपको वॉलिस से याद रखना है पॉलिश, वॉलिस से याद रखना है पॉलिश। तो इन्होंने बोला क्या, आप ये ध्यान से सुनना। वॉलिस और रॉबर्ट्स ने बोला कि सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा अनिश्चितता के मध्य बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाता है। क्या बोला कि सांख्यिकी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना भैया। ये सांख्यिकी रीतियों का ऐसा समूह है, रीतियों का ऐसा समूह है जिसमें अनिश्चितता के मध्य बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाता है। अब एक सांख्यिकी में, अब देखो कैसे इसे याद रखोगे। मैंने बताया रॉबर्ट्स के जूते फट गए, रॉबर्ट्स को लगा नए जूते ले लेते हैं। भाई पॉलिश भी तो करा सकते हो, अनिश्चितता के मध्य में एक बुद्धिमानी का निर्णय तो लो कम से कम। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अनिश्चितता के मध्य बुद्धिमानी का निर्णय किसने लिया था? रॉबर्ट्स ने पॉलिश करा ली थी नए जूते ना लेकर के। तो आपको याद रहेगा वॉलिस एंड रॉबर्ट्स। आपको ऑप्शन मिलते हैं, मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि दिया गया कथन किसका है। कथन आपको दे दिया जाएगा, नीचे ऑप्शन में आपको वॉलिस एंड रॉबर्ट्स मिलेगा, जैसे देखोगे रिलेट हो जाएगा। ठीक है भैया, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बाकी अदरवाइज अगर आपसे जैसे पूछा जाए सांख्यिकी की एक परिभाषा दीजिए, तो आप लिखिए वॉलिस एंड रॉबर्ट्स के अनुसार सांख्यिकी रीतियों का ऐसा समूह है जिसमें अनिश्चितता के मध्य बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, चलो अगले नंबर पे आ जाओ। क्रॉक्सन एंड काउडन ने क्या बोला? क्रॉक्सन एंड काउडन ने भी सांख्यिकी के बारे में ही बोला। इन्होंने बोला कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का, देखो एक बार पहले पूरा मैं लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी को संख्यात्मक, सॉरी ये ता है, ठीक, तथ्यों का हम क्या क्या बोल सकते हैं सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का? या तो हम इसको संग्रहण बोल दें, या हम इसे प्रस्तुतिकरण बोल दें, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, या फिर हम इसे विश्लेषण बोल दें, और भैया हम इसे विवेचन भी बोल सकते हैं। विवेचन है। तो भैया बिल्कुल सिंपल बात इन्होंने बोली। इन्होंने बोला कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण या विवेचन कहा जा सकता है। बस खत्म बात, इतनी सी बात है। अब देखो इसमें याद कैसे करेंगे। पीछे आपको पता है सांख्यिकी के लिए 2 लोग, वॉलिस और कौन था? वॉलिस और रॉबर्ट्स, याद है ना आपको? उसमें बात क्या हो रही थी? जूते गंदे हो गए थे। तो आपने एक चीज़ और सुनी होगी, क्रॉक्स। इतना देखो सिर्फ,
क्रॉक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो क्रॉक्स को, क्रॉक्स। क्रॉक्स नाम की चीज़ सुनी है, जूते की तरह होती है और देख चप्पल की तरह भी यूज हो जाती है, सैंडल की तरह भी पहन लो है। क्रॉक्स को भाई कैप कैसे भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली कैसे भी उसको पहन के घूमो, जूते की तरह देखने में लगती बंद भी, और नॉर्मल आप ऐसे पीछे उसका पट्टा कर लो, आराम से पहनते चले जाओ, सैंडल की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब अगर क्रॉक्स मेरी सांख्यिकी का संख्यात्मक तथ्य है तो हम उसे क्या क्या बोल सकते हैं, आप बताओ क्रॉक्स को क्या क्या बोल पा रहे हो आप। क्रॉक्स को जैसे ये संग्रहण बोल सकते हो, प्रस्तुतिकरण बोल सकते हैं, विश्लेषण बोल सकते हैं, विवेचन बोल सकते हैं, किसको, संख्यात्मक तथ्यों को। इसी तरीके से क्रॉक्स को चप्पल बोल सकते हैं, सैंडल बोल सकते हैं, जूता बोल सकते हैं, और क्रॉक्स खुद तो बोल ही सकते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे क्रॉक्स के कई सारे नाम हैं, इसी तरीके हम यहाँ पे समझेंगे कि सांख्यिकी के संख्यात्मक तत्वों को भी हम संग्रहण तत्वों का बोल सकते हैं, संख्यात्मक तत्वों का प्रस्तुतिकरण बोल सकते हैं, संख्यात्मक तत्वों का विश्लेषण बोल सकते हैं, और संख्यात्मक तथ्यों का विवेचन भी बोल सकते हैं। आपको कैसे याद रखना है, क्रॉक्स, और पीछे याद रखना है कि रॉबर्ट्स ने पॉलिश करवा के अनिश्चितता में एक बुद्धिमानी का निर्णय ले लिया। तो सांख्यिकी वो रीतियों का समूह था जिसमें अनिश्चितता में एक अच्छा निर्णय लेना, एक बुद्धिमानी का निर्णय लेना, तो वो वॉलिस और रॉबर्ट्स हो गए। और बात वहाँ पे किसकी हो रही थी, जूते में पॉलिश की, जूते की बात हो रही थी, तो आप जूते से ही आपको रिलेट रखना है क्रॉक्स को, ठीक है। क्रॉक्स में आप कैसे, क्रॉक्स को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो क्रॉक्सन और काउडर ने क्या बताया कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तत्वों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण या विवेचन कहा जा सकता है। खत्म बात। कोई समस्या यहाँ तक आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रोबेल का तो बिल्कुल सिंपल है, किसी बच्चे को फ्री फंड में एक बेल के पास बैठा दो, बेल मतलब ये वाला बेल नहीं है, ये वाला बेल है, ठीक है, घंटी जो होती है, और एक बार बस उसको बता दो कि देखो ये ऐसे करके दबाओगे तो बजेगा। फिर उसके बाद उसे बताना नहीं पड़ता है, फिर उसे कैसे 2 बार दबा के बजाना है, कैसे 4 बार दबा के बजाना है, कैसे 22 बार दबाना है, सब वो खुद ही कर लेगा। तो इन्होंने भी यही बोला, इन्होंने कहा कि बच्चे को हमेशा क्रिया द्वारा करके ही सीखना चाहिए। इन्होंने बोला कि क्रिया के द्वारा ही बच्चा किसी कार्य को सीखता है, किसी कार्य को सीखता है, इसलिए जहां तक संभव हो सके बच्चे को करके सीखने का अवसर देना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई। इन्होंने बोला कि क्रिया के द्वारा ही बच्चा किसी कार्य को सीखता है, तो इसीलिए जहां तक संभव हो सके उसे करके ही सीखने दो। हर चीज़ में अपनी टांग मत घुसेड़ो कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करने दो उसे, थोड़ा बहुत गलत करेगा, थोड़ा बहुत सही करेगा, सीख जाएगा, ठीक है भैया। तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है। देखो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है, सारे एक तरफ से मैंने लिख दिए हैं। अभी यहाँ पे अच्छा देखिए, हाँ एक थोड़ी सी चीज़ और बची है, इस है तो नहीं वैसे इसके बीच में, लेकिन मैं इसमें ले लेता हूँ। थार्नडाइक के 8 नियम लगाए जाते हैं। इसमें 3 प्रमुख नियम होते हैं उनके, और भैया 5 उनके गौड़ नियम होते हैं। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 उनके गौड़ नियम और 3 उनके मुख्य नियम। तो मैंने सोचा कि इसी में क्लास में इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। नियम अब जरा ध्यान से देखना, जो 3 उनके प्रमुख नियम है, मुख्य नियम है, इनको हम याद करते हैं टैप यानी टोटी से, और जो इनके 5 वैसे नियम है इनको हम लिखते हैं बी मास। तो टैप से आपको याद रखना है, टी का मतलब होता है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम ये होता है टी से। ए से होता है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और पी से होता है प्रभाव का या परिणाम का नियम, प्रभाव का या परिणाम का नियम, ठीक है। अब यहाँ से बी मास से आपको याद रखना है, एक तो हो गया आपका बी, फिर एम, फिर ए, फिर एस, ठीक है। बी का मतलब आपका होता है बहु प्रक्रिया का नियम, किसका, बहु प्रक्रिया का नियम। एम से आपका मनोवृत्ति का नियम, ए से आपका आंशिक प्रक्रिया का नियम,
आंशिक प्रक्रिया का नियम। एस से आपका संक्रिया परिवर्तन का नियम, संक्रिया परिवर्तन के नियम, और एस से आपका साचर्य परिवर्तन का नियम। तो भैया बहु प्रक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक प्रक्रिया का नियम, संक्रिया का नियम और साचर्य का नियम। यहाँ पे टैब से याद रखेंगे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव, या फिर ये प्रभाव है, प्रभत्व तो नहीं है, प्रभाव या परिणाम का नियम। तो इसके साथ और देखें कुछ बचा है क्या? हाँ ठीक है भैया, ये लास्ट था। ठीक, आपको इतना याद रखना, साथ ही साथ आपको याद रखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्यों कर लेना है? क्योंकि इसके बाद अब मैराथन क्लासेस आने वाली हैं सारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक और शेयर तो भैया कर ही देना है, लाइक और शेयर तो कर ही देना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही था। 1 घंटे का लगभग लेक्चर होना चाहिए था पर हो नहीं पाया है। चलिए, मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी बताने की। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये तो था आपको मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब ये आपको लग रहा होगा कि रियलिटी में भैया इतना मैंने पढ़ा, मुझे कुछ याद है भी या नहीं। देखो, ये माइंड में सबके चलता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक जल्दी से आपसे रैपिड पूछते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इस पेज को पूरा क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, थार्नडाइक को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। थार्नडाइक यहाँ पे अस्तित्व में है नहीं। ठीक है, थार्नडाइक यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, थार्नडाइक यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये पूरा खाली एक ब्लैंक पेज है जिसमें हम लोगों का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से बताना, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन का बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा? अनोखा काल आपको याद आना चाहिए। अनोखा क्या था? अनोखा आपको कोल और ब्रुश, कोल व ब्रुश, ये 2 चीज़ें आपसे बोली गई थी कि ब्रश से आपको कोल वाला वो टूथपेस्ट करना है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो भैया, दूसरा, अगर आपसे इसी की जगह दूसरा कोई पूछ दिया जाए, मैं काम करूँगा, मैं आंसर आपको सिर्फ बताऊँगा, इससे पार्टीशन कर लेता हूँ। मैं आपसे से पूछूंगा, अनोखा काल आपने बता दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिद्वंदिता का काल किसे कहा गया? प्रतिद्वंदिता, तो बताओ जरा, प्रतिद्वंदिता का काल किसे कहा गया? आप बोलेंगे भैया प्रतिद्वंदिता किसी से अपोनेंट, यानी किसी से दुश्मनी, किसी से दुश्मनी होगी तो उससे जान से मारने वाली बात है, यानी किल वाला कुछ था। किल पैट्रिक था ना भैया, किल पैट्रिक। एक बार ध्यान से देखोगे वीडियो, पूरा याद हो जाएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये किसने बोला था कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और शरीर की चिंता रहती है किशोरावस्था में, शरीर की और स्वास्थ्य की बहुत भैया चिंता रहती है, ऐसी वाली बात तो हमने कहीं सुनी थी कि जरा सी बात पे कोई आदमी सनक जाता था, यानी कॉल्सनिक था भैया शायद। वो कौन था? कॉल्सनिक। इस तरीके से चीज़ों को याद करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर भैया वो ये बात किसने बोली थी कि व्यक्तिगत घनिष्ठता और मित्रता जो है वो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है? भैया प्रमुख विशेषता घनिष्ठता और मित्रता। जब आपका कोई घनिष्ठ मित्र होता है तो आप उसके साथ एक डे मनाते हैं। अच्छा भैया, ये तो वैलेंटाइन ने बोला था, ऐसे याद होगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप खुद से रिलेट करो भाई, सब कुछ याद हो जाएगा। फिर आपको ये याद होगा कि किशोरावस्था को तनाव और दबाव और संघर्ष की अवस्था। तनाव और दबाव भैया तब महसूस हुआ था जब मुझे हॉल में अकेले भाषण के लिए छोड़ दिया गया था। अच्छा, यानी स्टेनले हॉल था वो, तो स्टेनले हॉल। ठीक है, फिर भैया अगर आपसे कोई पूछ दे कि किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य में जो अत्यधिक संक्रमण परिवर्तन था वो था, तो भैया हमने कब पी थी चाय इसमें? कुल्हड़ में। कुल्हड़ में चाय तभी पी थी ना जब बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, यानी जब ना तो मुझे प्लास्टिक का डिस्पोजल मिला और ना ही मुझे स्टील मिला। अच्छा, तो यह तो मुझे याद आ गया, तो कुल्हन था, कुल्हन। आगे भैया देखो, ये प्रैक्टिस है, जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बताओ ये कब बोला? गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का समय ही जो विकास था वो बाल विकास था। ये तो भैया छोटे से हम लोग कहानी सुन रहे हैं भैया, क्रो एंड क्रो, याद रहेगा। आगे भैया अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, सपोज करो कि जो भाषा है उसके द्वारा दूसरों से विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। भैया भाषा दूसरों के साथ आदान प्रदान प्रक्रिया, अच्छा भाषा हम लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को मैच्योर बना रहे थे, यानी सामाजिक व्यवहार में मैच्योरिटी ला रहे थे। ये दोनों बातें भैया हरलॉक ने बोली थी। ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए चीज़ें, बिल्कुल ऐसा आपको नहीं होना चाहिए कि कुछ नया लग रहा है, क्योंकि पढ़ चुके हो आप।
कल्पना के द्वारा वह सामग्री थी जिसमें हम लोग वास्तविक से अवास्तविक का सृजन कर लेते थे। किसने बोला था वास्तविक से अवास्तविक का सृजन? ये तो भैया हमने तब सोचा था जब हम बोरिंग फील कर रहे थे बैठ के, यानी अच्छा बोरिंग वाली बात है ये तो, है कि नहीं है भैया? आपसे ये किसने बोला था कि जो अपनी नई प्रतिमाएं हैं उनको नए रूप में प्रयोग करना चाहिए, पुरानी प्रतिमा को नए रूप में प्रयोग करना? मतलब हम जल गए थे, फिर उसके बाद उसका अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर हमने अपने आप को नए रूप में देखने की कोशिश की। अच्छा, ये तो भैया रायबर्न ने बोला था। इस तरीके से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भैया। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी आपको भी इस तरीके से ही याद होंगी, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको इतनी बातें समझा दी हैं। उसके बाद भैया ये किसने बोला था कि तर्क जो है वो फलदायक चिंतन होता है, जिससे किसी समस्या के समाधान के लिए अनुभव को नवीन रूप में संगठित किया जाता है। ये बात तो मुझे याद आ रही है कि अनुभव, यानी अनुभव तो मैंने फील किया था, मेरा दरवाज़ा तोड़ के कोई ले गया था, यानी गेट्स वाली बात, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। और फिर एक बार गेट्स ने और क्या बोला था, पहली बार तो इनका दरवाज़ा, फिर इन्होंने अन्य लोगों पे भरोसा करना बंद कर दिया था। तो गेट्स और अन्य हो गए। इन्होंने बोला कि सीखना जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन है। इन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और दरवाज़ा लॉक करके जाने लगे। याद रहेगा? इतनी बातें आपको समझ में आ रही? फिर भैया रॉबर्ट्स और वॉलिस ने क्या बोला, बता पाओगे क्या? रॉबर्ट्स और वॉलिस ने बोला, रॉबर्ट्स के जूते खराब हो गए, वॉलिस ने पॉलिश करवा के उसने अपने जूते सही करा लिए। यानी अनिश्चितता के बीच एक बुद्धिमानी का निर्णय उसने दिखा दिया करके। याद है ना ये सारी चीज़ें? फिर अगर आपसे कोई ये बोल दे कि सांख्यिकी जो है वो संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण है, प्रस्तुतिकरण है, विश्लेषण है, विवेचन है, जैसे 4 चीज़ें बोली गई, तो भैया क्रॉक्स भी है, सैंडल भी है, चप्पल भी है, जूता भी है, सब कुछ बोल सकते हो, क्रॉक्स को यूज कर सकते हो। तो क्रॉक्सन एंड काउडन, इस तरीके से आपको वॉलिस एंड रॉबर्टसन और क्रॉक्सन एंड काउडन इन दोनों के भी याद रखने। अच्छी खासी आपकी 10 से 12 की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।